Assalamu alaikum everyone, this is Fariha Ansari and today I am going to discuss about the topic of French Revolution। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में और बेसिकली रेवोल्यूशन का मतलब जानेंगे कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रेवोल्यूशन। तो revolution is a big change that happens when a group of people come together to challenge the goal of creating a new and better system। तो revolution किसे कहते हैं? एक सडन चेंज है revolution, जो अवाम मुत्तहिद होकर उस वक्त लेकर आती है अपने मुल्क में जब वो अपनी हुकूमत से तंग हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, whether they are for social purposes, religious purposes and political purposes। वो अपनी हुकूमत से खुश नहीं होते और हुकूमत को चेंज करना चाहते हैं, इसलिए वो रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। हम इस वीडियो में 3 सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल जो है हम डिस्कस करेंगे वो है कि इनकलाब फ़्रांस की शुरुआत किस दौर में हुई और आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आई। दूसरा सवाल है फ़्रांस में इनकलाब किसकी वजह से आई, वो एक अहम शख्स कौन था जिसने सारी कौम के नज़रियात को बदल कर रख दिया था। और तीसरा जो अहम सवाल है वो है इनकलाब फ़्रांस का नतीजा क्या निकला। तो अगर हम इस रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले वारसाई महल का ज़िक्र आएगा। तो इस इनकलाब की शुरुआत जो असल हुई थी वो वारसाई के महल से हुई थी। सन 1661 में फ़्रांस के कम उम्र बादशाह लुइस द 14 ने पूरे यूरोप में फ़्रांस का नाम पैदा करने के लिए यूनानी तर्ज का एक शानदार महल तैयार किया था। ये वारसाई महल बहुत बड़ा था और 1682 ईस्वी में इस महल को खोला भी गया था। ये महल किस वजह से खुला था? शाही ख़ानदान की रिहाइश के लिए खोल दिया गया था। पूरे यूरोप के शहज़ादे, शहज़ादियाँ, वज़ीर, उमरा यहाँ रिहाइश के लिए आते और जब वो यहाँ पर रहे तो इसकी शान व शौकत देखकर कायल हो गए इस महल की। इससे लुइस द 14 का पहला ख्वाब पूरा हो गया था। पूरे यूरोप में फ़्रांस का नाम मशहूर हो गया था और यही वो चाहता था। उसका दूसरा बड़ा ख्वाब था महल में मौजूद साजिशी दरबारियों को कंट्रोल करना। चूँकि महल में साजिशी जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, एक्चुअली दरबारी जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो उसने तमाम दरबारियों को महल में आने की दावत दी और वहाँ रहने की दावत दी। इस तरह से ये होता कि वो उसने उन्हें मशगूल कर दिया मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टीज़ में, और जो शौक़ उसके थे उसने अपने दरबारियों को भी दी और तमाम सहूलत उन्हें पेश कर दी। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो उसके दरबारी थे वो हमेशा उसकी नज़रों के सामने रहते थे। इस तरह वो बादशाह से खुश हो गए और बादशाह को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और इसका ये डर भी ख़त्म हो गया था कि साजिश के तहत उसका तख्त ना उलट दिया जाए। इसका दूसरा बड़ा ख्वाब भी पूरा हो गया था। लेकिन इस महल में इनकी फ़ुज़ूल ख़र्चियाँ बहुत हद तक बढ़ गई थी और इनकी अयाशी का सारा ख़र्च आवाम से बतौर टैक्सेस की सूरत में निकलवाया जाता था और इससे हुआ ये कि जो कौमी ख़जाना था वो खाली हो गया था। उन्हें कर्ज़े तक लेना पड़े लेकिन उन्होंने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं किया। आवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया। कई हवालों से तो ये भी साबित होता है कि उस दौर में ऐसे टैक्स लगे कि जो लोग तैयार होकर बन संवर कर बाहर निकलते उनसे टैक्स लिया जाता, तो मजबूरन लोग ख़ुद का हुलिया बिगाड़ कर ख़ुद को फ़कीरों की से हुलियों में रख कर लोग बाहर निकलते थे। अवाम पर टैक्सेस का बोझ पड़ने पर उनमें गुस्सा और अफरा तफरी फैल गई और अवाम बादशाह से नाराज़ हो गए थे। लुइस द 14 की वफ़ात के बाद इसका पड़पोता लुइस द 15 5 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। ये बहुत ही कम उम्र बादशाह था और ना तजुर्बेकार, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इस बादशाह को बहुत इज़्ज़त दी क्योंकि वो समझते थे कि बादशाह खुदा का साया होता है और इसकी हर हाल में इज़्ज़त करनी चाहिए। और एक वजह यह भी थी कि वो इसके दादा की गई गलतियों की सज़ा इस बादशाह को नहीं देना चाहते थे। इसके बावजूद ये बादशाह फिर भी निकम्मा हुक्मरान साबित हुआ। गर्ज़ ये हालत थी कि अमीर तबका अमीर तर होता चला गया और गरीब गरीब तर हो गए। उमरा को टैक्सेस माफ़ थे जबकि गरीबों पर टैक्सेस हद से ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। बादशाह की वफ़ात के बाद लुइस द 16 ने बादशाहत का ताज पहन लिया।
यहाँ से फ़्रांस में इनकलाब का दौर शुरू होता है और इस वीडियो के शुरू में हमने बताया था कि हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा एक अहम शख्स था जिसकी वजह से फ़्रांस में इनकलाब की शुरुआत हुई। फ़्रांस में इनकलाब की सबसे बड़ी वजह रोसो का फ़लसफ़ा था। इसने नज़रिया पेश किया कि मुल्क का हर शहरी इस मुल्क का हुक्मरान होता है, रियासत बादशाह की मिल्कियत नहीं होती है। दूसरा इसका फ़लसफ़ा ये था कि अवाम की मर्ज़ी के बग़ैर ना हुकूमत बन सकती है और ना ही टैक्स लग सकते हैं। इसने तीसरा बड़ा फ़लसफ़ा ये दिया कि इंसान फ़ितरी तौर पर आज़ाद पैदा हुआ है, इसलिए इस पर कोई कानून लागू नहीं होता है। अवाम अब इनकलाब की प्लानिंग करने लगे। फ़्रांस में एक फ़ेडरल पार्लियामेंट थी और सारे सूबों में लोकल असम्बली थी। पार्लियामेंट के 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में पादरी होते थे, दूसरे में उमरा और सरकारी ओहदों पर फाइज़ लोग थे और तीसरे में अवाम से नुमाइंदों को चुना जाता था और अमूमन इसे थर्ड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पार्लियामेंट में उमरा और पादरियों के फ़ैसलों को ज़्यादा अहमियत हासिल थी और थर्ड स्टेट को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन थर्ड स्टेट ने अपनी अहमियत मनवाने के लिए बहुत कोशिश की। इन्होंने नारेबाजी भी की, एहतजाज भी किए और अपनी डिमांड्स भी रखी। एक शख्स जिसका नाम जेन रिबेलियन था, 25 अप्रैल 1789 में उसके ख़िलाफ़ एक अफ़वाह उड़ाई गई कि असम्बली में खड़े होकर उसने अवाम के ख़िलाफ़ एक बयान दे दिया है और वो बयान ये है कि आम से आम मुलाज़मीन भी 1500 रोज़ाना के कमा कर अपने बीवी बच्चों को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकता है और बहुत अच्छे तरीके से पाल सकता है। अवाम जो कि पहले ही गम और गुस्सा का शिकार थे, ये अफ़वाह सुनकर और गुस्सा हो गए और ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि यह अफ़वाह सही भी है या गलत है, बल्कि उसे मार डालने पर तैयार हो गए। 28 अप्रैल 1789 को सारे लोगों ने उसके घर को घेर लिया और रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया। आने जाने वाले हर शख्स को रोक कर कहते कि हमारे साथ नारा लगाओ। उन्होंने ना सिर्फ चलते फिरते लोगों को रोका बल्कि रास्ते में गुज़रने वाली बग्घियों को भी रोका और बग्घियों से अंदर ना सिर्फ मौजूद मर्दों बल्कि औरतों को भी नीचे उतारते, रास्ता ब्लॉक करते और उन्हें कहते कि हमारे साथ नारा लगाओ, जागो थर्ड स्टेट जागो। जो नारा लगाता वो तो बच जाता, लेकिन जो नारा नहीं लगाते थे उनकी कुटाई हो जाती थी। जैन रिबेलियन ने अपनी जान बचाई और उस घर से फ़रार हो गया। हुकूमत ने अपनी फ़ौज को भेजा। लोगों ने उस फ़ौज का भी लिहाज नहीं किया बल्कि फ़ौज के साथ भी बदतमीज़ी की, उन पर पथराव किया और जवाबी वार भी किया। अवाम ने ये डिमांड रखी कि अब वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त आम मुलाज़मीन पर यह पाबंदी आयद कर दी गई कि वोट सिर्फ वही दे सकता है जो या तो सरकारी ओहदेदार है या फिर उसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है और या फिर वो सालाना 6 श्रिंक टैक्स देता हो। अवाम तो पहले ही गम और गुस्सा का शिकार थी और उनके माइंड में ये था कि हम आम अवाम हैं और हमें हक़ है कि थर्ड स्टेट के हवाले से हमें जाना जाए। उन्होंने बेस्तल के किले पर हमला कर दिया और बेस्तल के किले की एक एक ईंट गिरा दी उन्होंने। ये किला बहुत मज़बूत हुआ करता था, लेकिन इस मज़बूत किले को भी उन्होंने गिरा दिया। आज के दौर में अगर आपका कभी पेरिस में जाना हो तो जिस जगह हेनरी फोर्ट और रोड सेंटालिया की सड़कें मिलती हैं, इस जगह पर एक चौक है। वहाँ एक मीनार बनाया गया है जिसे लोग प्लेस दी लोग बेस्तल कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ कभी बेस्तल का किला हुआ करता था। आज किले की याद में ये सिर्फ मीनार मौजूद है जो बेस्तल की तबाही के 3 साल बाद तामीर हुआ था, जबकि असली किले के ये चंद पत्थर ही बाकी हैं। फ़्रांस में आज भी 14 जुलाई को बेस्तल डे मनाया जाता है। इस दिन सरकारी छुट्टी होती है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और अपना दिन सेलिब्रेट करते हैं। अब तमाम इख्तियारात अवाम के हाथ में थे। अवाम बादशाह को कत्ल करने के दर पे थी, लेकिन बादशाह ने वादा किया कि वो असम्बली के तमाम कवानीन में अवाम के हुकूक भी शामिल करेगा, इसलिए इसे ज़िंदगी की ज़मानत मिल गई। लेकिन 1 माह बाद जब कौमी असम्बली में इंसानी हुकूक का चार्टर पेश किया गया तो इसने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इस बात पर अवाम ने 5 अक्टूबर 1789 में वर्साई के महल के सामने धरना दिया। शाही ख़ानदान को गिरफ़्तार करके पेरिस में टुइलेरीज़ महल में ठहरा दिया गया।
एक आला जिसका नाम ग्लोटीन है, ये फ्रांसीसी सियासतदान और डॉक्टर ग्लोटीन ने जर्मन इंजीनियर टोबियास शिमिडेट के साथ मिलकर तैयार किया था और अपने नाम पर इसका नाम ग्लोटीन रखा। ये एक ऐसा आला था जिसमें मुजरिम को लकड़ी के शिकंजे में कसकर इसके सर पर एक ब्लेड गिराया जाता जिससे इसका सर धड़ से अलग हो जाता। ये सज़ाए मौत देने का वो वाहिद तरीका था जिसमें इंसानों को कम से कम तकलीफ़ होगी। 21 जून 1781 को बादशाह लुईस XVI अपने महल के गार्ड्स को रिश्वत देकर ख़ानदान समेत फ़रार हो गया और अपने बिस्तर पर एक ख़त छोड़ा कि इसकी जान को ख़तरा है और हालात ठीक होने तक वो पेरिस वापस नहीं आएगा। लोगों ने बादशाह को गद्दार करार दे दिया। वर्नेस में एक पोस्टमैन ने इसको पहचान लिया और इनकलाबी फ़ौज ने शाही ख़ानदान को गिरफ़्तार करके वापस पेरिस भेज दिया। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पर बादशाह की मदद का इल्ज़ाम लगाकर ऐलान जंग कर दिया। ये जंग इन्हें बहुत महंगी पड़ी, लेकिन 21 जनवरी को 1782 में बादशाह को ग्लोटीन की मदद से कत्ल कर दिया गया। 9 माह बाद 16 अक्टूबर को मलका को भी कत्ल कर दिया गया। ये इनकलाब बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। बहुत सारे लोग इसे एक नाकाम इनकलाब के तौर पर भी जानते हैं। उनका नज़रिया यही कहता है कि ये इनकलाब बहुत ही खून रेज़ जंग से होकर गुज़री थी, इसलिए इस इनकलाब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इसके बरअक्स एक ये भी ख़याल पेश किया जाता है कि इस इनकलाब की बदौलत पूरे यूरोप में बल्कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक़ का बेहतरीन मॉडल तैयार किया गया और आज तक यूरोप भर की आवाम इस मॉडल पर कायम है। इसके बाद कोई भी हुक्मरान परमानेंट इस मुल्क को लीड नहीं कर सका और वसाइल इतने ज़्यादा पैदा नहीं हो सके। अवाम फिर भी गुर्बत का शिकार थी और 5 साल बाद 1804 में नेपोलियन बादशाह बन गया था। तो ये थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।